हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR UGC नेट एग्जाम केमिकल साइंस के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको जो CSIR UGC नेट का एग्जाम होता है केमिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। तो सारे जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या आप BSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर आप MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको CSIR UGC नेट एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो CSIR UGC नेट एग्जाम क्या होता है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता रखा है। फिर भी उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कि नहीं पता है कि CSIR UGC नेट का एग्जाम क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा कि CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम लेक्चरशिप के लिए और JRF के लिए। LS का मतलब होता है लेक्चरशिप, JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो एग्जाम है ये दो स्ट्रीम्स के लिए होता है, आइदर नेट LS या फिर CSIR नेट JRF। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि LS और JRF में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि लेक्चरशिप का जो ऑप्शन होता है वो उन कैंडिडेट के लिए होता है जिनकी एज 28 से अबोव है। तो वो जो हैं वो केवल और केवल लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो 28 ईयर्स से जिनकी एज कम है वो JRF के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तो आप LS और JRF दोनों के लिए एलिजिबल हो। आपकी एज अगर 28 से ज्यादा है तो आप केवल LS के लिए एलिजिबल हो। जो स्टूडेंट JRF के लिए एलिजिबल होते हैं उनकी अगर JRF क्लियर हो जाती है तो आगे PhD करने के लिए उन्हें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फेलोशिप दी जाती है, जो कि लगभग 35,000 तक रहती है इनिशियल 2 इयर्स के लिए, और नेक्स्ट 3 इयर्स में ये JRF जो है वो कन्वर्ट हो जाती है SRF में, जिसे हम कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसमें करीबन आपको 40,000 के करीब अमाउंट जो है वो हर मंथ मिलती है PhD के लिए। तो जो टोटल इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 इयर्स, 2 इयर्स एंड देन 3 इयर्स फॉर SRF। और नेट LS अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आपको PhD करने के लिए कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये जस्ट आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा नेट LS और नेट JRF के बारे में। अब हम बात करेंगे कि CSIR नेट UGC केमिकल साइंस का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना कोई भी एग्जाम हो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो CSIR UGC नेट केमिकल साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 125। Out of those 125 questions, you will need to attempt only 75 question। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा चॉइस जो है वो दी जाती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। CSIR UGC नेट का जो एग्जाम होता है वो होता है 3 पार्ट में, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, पार्ट A, पार्ट B एंड देन पार्ट C। 3 पार्ट में ये एग्जाम होता है। पार्ट A की अगर हम बात करें तो पार्ट A जो है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, और जो फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस, रीजनिंग, ये सभी जो है वो इसमें पूछा जाता है पार्ट A में। तो पार्ट A में आपसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बात करेंगे पार्ट B की, तो पार्ट B और पार्ट C इसमें आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, क्योंकि जो केमिकल साइंस यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप जो है वो CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट पार्ट B और पार्ट C में आपसे पूछी जाती है। पार्ट A जो होता है वो कॉमन होता है
पांचों स्ट्रीम्स जिसमें कि CSIR UGC नेट का एग्जाम होता है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंस, ये जो 5 स्ट्रीम्स है उनमें CSIR UGC नेट का एग्जाम होता है और सभी पांचों स्ट्रीम के लिए पार्ट ए जो रहेगा वो सेम रहता है। तो पार्ट बी और पार्ट सी जिसमें कि केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहां पर पार्ट बी जो है उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर 40 क्वेश्चंस में से आपको केवल 35 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट सी में आपको 60 क्वेश्चंस में से ओनली 25 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि ओवरऑल 125 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। पार्ट ए जो है उसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, पार्ट बी में हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और जो पार्ट सी है उसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपको पार्ट ए जो है वो टोटल 30 मार्क्स, पार्ट बी जो होगा वो टोटल 70 मार्क्स और पार्ट सी जो होता है वो टोटल होगा 100 मार्क्स का। तो बहुत ही स्कोरिंग, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है 50% वो आपसे पार्ट सी है। तो पार्ट बी में और पार्ट सी में दोनों में केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? पार्ट बी के जो क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि जो पार्ट बी के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, इन 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 11th 12th और BSc के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पार्ट सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा ट्रिकी, कॉम्प्लेक्स और जिसमें एक हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाइड होता है वो क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, यहां पर जो है वो कुछ रिएजेंट लिखे होंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बी क्या होगा और फिर आपको यहां पर कुछ रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे, फिर आपसे सी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट सी। और सी में वो एग्जामिनर जो है वो सी में जो है वो क्या किया जाएगा, सी में स्टीरियो केमिस्ट्री भी ऐड कर दी जाएगी और 4 ऐसे ऑप्शन बना दिए जाएंगे जो कि दिखने में बिल्कुल सेम है। तो यही है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो पार्ट सी जो होता है उसके लिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छे होना बेहद जरूरी है, तभी पार्ट सी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पार्ट बी के लिए यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे गूगल पर। आप देखिएगा पार्ट बी में हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल मेमोरी का खेल है। आपको जितना ज्यादा याद होगा आप उतना सही से वहां पर आंसर दे पाएंगे, या यूं कहें कि जितनी ज्यादा आपने अच्छे से मेहनत की होगी आप उतना अच्छे से जो है वो आंसर दे पाएंगे। तो पार्ट बी में बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जो 11th 12th की NCERT बुक्स हैं वहां से एज इट इज क्वेश्चन जो है वो उठा लिए जाते हैं और पार्ट बी में दे दिए जाते हैं। पार्ट सी में जरूर आपको साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरा जो कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इस पर भी खासा ध्यान देना है, क्योंकि पार्ट सी में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल हर पार्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसके की हर केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनालिटिकल हो, अच्छी हो। हर स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट है जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, कोई स्टूडेंट होगा जिसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है। तो जो आपका स्ट्रेंथ है आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कीजिए, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे और गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो पार्ट सी में बहुत ही ध्यान से अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके साथ जो है वो आपको जाना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहां पर आपको काफी ज्यादा चॉइस मिल जाती है,
आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको केवल 25 क्वेश्चन ही करने हैं। तो यहां पर जो है वो हमें सूझबूझ के साथ और बेहद जो है वो सतर्कता के साथ जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और पार्ट ए के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जनरल एप्टीट्यूड है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो तीनों ही पार्ट जो है उनकी बात हो गई। टोटल जो ये होता है एग्जाम, ये होता है 200 मार्क्स का। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स हम लाएं कि हमारा CSIR UGC नेट का एग्जाम क्लियर हो जाए और हमें JRF मिल जाए, या फिर जिनको JRF के लिए जो एलिजिबल नहीं है उन्हें लेक्चरशिप यानी कि LS मिल जाए। तो बात हमें करनी होगी कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का जो पिछले 1-2 साल का जो ट्रेंड है वो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि JRF के लिए जो कट ऑफ है, मैं यहां पर बात करूंगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए, और उसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो कुछ परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। तो JRF के लिए जो कट ऑफ अभी जा रही है वो लगभग 50 से 52% के करीब जो है वो JRF के लिए कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर आपके 200 में से 105 से 110 मार्क्स अगर आ जाते हैं आउट ऑफ 200, इफ यू आर एबल टू स्कोर 105 और 110 मार्क्स, तो आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि JRF एग्जाम क्लियर होने के आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट 60% अगर मार्क्स लेके आ जाता है, अगर एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि आपके 60% मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ 200 अगर आपको लगता है कि 120 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन JRF के लिए हो जाएगा। जनरली जो LS की कट ऑफ होती है, लेक्चरशिप की जो कट ऑफ होती है, वो JRF की कट ऑफ से 3 to 4% या कभी कभी 5% कम जाती है। तो अगर किसी के 200 में से 100 मार्क्स हैं तो लेक्चरशिप तो उसकी डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगी। ये जो है वो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड है, कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जो है वो इतने परसेंटेज अगर आपके आ जाते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इतने परसेंटेज को लाने में जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो किसी भी एग्जाम में आपकी सफलता को डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो यहां पर ये जो एग्जाम है यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए आपके 0.5 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, और उसको बचने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन जो है आपका क्वेश्चन का वो आपको अच्छे से करना है। आपको जो है वो ये डिसाइड कर लेना है, और खास तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी काफी ज्यादा उस बात पर फोकस किया कि पार्ट सी में आपके पास चॉइस ज्यादा है, तो जहां पर चॉइस ज्यादा है वहां पर गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आपको जो है वो पार्ट सी को अच्छे से करना है। मैं फिर से यही कहूंगा कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को बना लीजिए, आइदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आइदर इनऑर्गेनिक फिजिकल। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वरना नेगेटिव मार्किंग होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और एक नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर लिया तो सीधे सीधे आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से पार्ट सी को अटेम्प्ट करना। और पार्ट बी में आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम नेगेटिव मार्किंग में बेहद ज्यादा पिछड़ जाएं। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आई थिंक एग्जाम पैटर्न के बारे में मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट है वो कवर कर लिए हैं। CSIR UGC नेट केमिकल साइंस के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो अच्छी रहेगी, अगर आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द टॉपिक को हमने कवर कर लिया है।
उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।